साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आज आप लोगों के सामने काफी समय अंतराल के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूं और इस उम्मीद से कि आप लोगों को कुछ बता सके और आप उस चीज को गहनता से अध्ययन करें, विचार करें, समझें और उस पे मनन और चिंतन करें। तो आज का जो मुद्दा है साथियों, गिरता रुपया, मरते कर्जदार। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, डॉलर हर दिन आसमान पे जा रहा है और रुपया हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। आलम यहां तक आ गया कि आज रुपया 86.5 यानी 86.5 रुपए का $1 हो गया। अब आपके रुपए की ताकत लगभग 13.5 पैसे बची। समझने वाली बात यह है कि सरकारें इस पे चुप क्यों है, मीडिया इस मुद्दे को उठा क्यों नहीं रही और अखबारों की हेडलाइन बनने वाली खबरें बिल्कुल दबी हुई। किसी भी अखबार में कहीं जिक्र नहीं कि रुपया 86.5 रुपए क्यों हुआ। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे थोड़ा सा रुपया डाउन हुआ था, इन्होंने बहुत हो हल्ला किया था और यहां तक कह दिया था कि रुपया कैसे गिरता है ये मुझे पता है, क्यों गिराया जाता है, सारे नेता खाते हैं। आज मोदी जी खुद उसी कुर्सी पे बैठे हैं और रुपए को गिरा करके डॉलर में कन्वर्ट करके स्विस बैंक में जमा करवा रहे हैं। विकिलीक्स की रिपोर्ट के अनुसार मोदी साहब का स्वयं का अकाउंट स्विस बैंक में है। कितना धन है उसमें, यह भी मैं पीछे लाइव में बता चुका हूं। आज जो स्थिति है, इस स्थिति को आपको समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा दूर जाएंगे हम तो इसमें समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा और लाइव थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब समझने वाली जो बात है आपको वो ये है कि कुछ लोग ये बुद्धिजीवी कहेंगे कि अगर डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, तो इससे कर्जदारों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कर्जदार का इससे क्या लेना देना। उनकी सोच का जवाब है, आज महंगाई जिसको आम बोलचाल में कहा जाता है, वह अपने चरम सीमा पे है। क्यों है? क्योंकि आपके रुपए की परचेसिंग पावर को समाप्त कर दिया जा रहा है, उसकी क्रय शक्ति को छीन किया जा रहा है, जिस वजह से आपकी तनख्वाह, आपकी मजदूरी, आपकी सैलरी, आपका जो भी पूंजी है वह एक निर्धारित और सीमित अंकों में। मान लीजिए कि आप 30,000 रुपए की नौकरी करते हैं और 30,000 की नौकरी में जिस तरीके से महंगाई है, उस तरीके से आपकी जेब का बजट जो है गड़बड़ हो गया। और जब जेब का बजट आपका गड़बड़ होगा तो आपकी सेविंग जो है कम होगी, और जब आपकी सेविंग कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त आप बैंक में जमा करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। रिजल्ट क्या होगा? आप अपनी सिबिल को बचाने के चक्कर में छोटा इधर उधर से कहीं से लोन ले लेंगे, कहीं से कर्ज ले लेंगे। इस तरीके से आप कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे। न आपका सिबिल बचेगा, न आपका सामाजिक स्तर बचेगा, न आपका जेब बचेगी और न आपका पैसा बचेगा। और इसी दिन को लाने के लिए सरकारें नई नई तरीके से नया नया पैतरा अपनाती। सितंबर
2024 से आज अगर बात करें तो लगभग 13 जनवरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि 14 को छुट्टी थी और आज मैं आपसे बात ही कर रहा हूं, इसलिए इसका डाटा आज का न होकर के ये 13 जनवरी तक का ही डाटा। इसके अनुसार लगभग 50 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पैसे शेयर बाजार में लगे हुए, हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कुछ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दूं। वह व्यक्ति कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो कभी कहीं और किसी बैंक में एफडी करा लेता है, या बहुत सारी तरीके से वह अपने इन्वेस्टमेंट को इस लालच में करता है कि हमारे पास कुछ संचित धन हो जाएगा जो हमारी भविष्य में काम आएगा। लगभग सितंबर से 2024 सितंबर से 13 जनवरी तक लगभग 50 करोड़ भारतीयों ने शेयर बाजार की मार्केट के क्राइसिस को झेला। अंजाम यह रहा कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए वो घाटे में चले गए। विदेशी कंपनियां, जिसका एक छत्र हमारे देश पर राज है, सुबह से जब हम सो के उठते हैं और जब तक हम सो नहीं जाते तब तक हम उन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं, यानी इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 20 लाख कंपनियों ने भारत से अपने पैसे निकाल लिए, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी समय पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आकर के हाथ खड़े करके ये कह सकते हैं कि देशवासियों मुझे क्षमा करना, आज आपके रुपए को शून्य करके मुझे बड़ा बेहद दुख हो रहा है। लिहाजा जो विदेशी कंपनियां थी या हैं, उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए अपना भारतीय बाजार से निकाल लिया। और आज हमारे देश की टैक्स मंत्री, वित्त मंत्री न कहकर उनको टैक्स मंत्री कहना उचित होगा, श्री निर्मला सीतारमण जी टैक्स के ऊपर ध्यान दे के बैठी हुई है कि टैक्स बढ़ाइए, टैक्स बढ़ाइए, टैक्स बढ़ाइए, टैक्स बढ़ाइए। आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशी कंपनियों ने भी यहां तक कह दिया कि आप मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रखते हुए टैक्स को थोड़ा कम कीजिए, लेकिन हमारी वित्त मंत्री उर्फ टैक्स मंत्री, उनको तो टैक्स ही चाहिए। उस टैक्स से शायद ये रुपए को जिंदा करना चाहते हैं, जो कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, हमें आपको जागना होगा, हमें आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आप किस दिन के इंतजार में बैठे हो? क्या आप यह चाहते हो कि भारत की जितनी भी जनता है सभी रोड पर आ जाए? क्या आप यह चाहते हो कि भारत की जनता मरे? ध्यान रखें, अगर आप यह भी चाहते हैं तो उसी जनता में, उसी आवाम में हम और आप भी हैं। जिस तरीके से भारत के रुपए को 1968 से अंक में तब्दील कर दिया गया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से डॉलर का रेट बढ़ते जा रहा है, आने वाले भविष्य में आपके अंक को भी शून्य मान लिया जाएगा। मैं उसको रुपए का दर्जा तो नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने रुपए की डिफिनेशन को या रुपए की परिभाषा को ही बदल करके रख दिया। और उसका प्रमाण यह है कि गोल्ड कंट्रोल बिल 1968 आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि रुपए की डिफिनेशन को किस तरीके से वो किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको रुपया भी दिखा देता हूं। ये हमारे पास 5 रुपए का एक नोट है जो 1968 का है, और इसको जानकर आपको बताऊं कि इसके ऊपर लाल कृष्ण झा जो गवर्नर थे उनके हस्ताक्षर है, जिन्होंने इस रुपए को पर्ची में बदला था। अब आप कहेंगे इस रुपए में क्या ऐसा अंतर?
तो इस रुपए में लिखा हुआ जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि आई प्रॉमिस टू द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। यानी ये मांग पत्र एक था कि मांगे जाने पर आपको इसके बदले में रुपए दिया जाएगा। एट एनी ऑफिस मतलब किसी भी बैंक से, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस जो होता है भारत के सभी बैंक होते हैं। दूसरा, ये हमारे पास एक रुपया है, ये चांदी का रुपया है। आज इस रुपए की अगर आपको डिफिनेशन में बात करें या इसकी जानकारी में आपको बताएं तो इसके ऊपर भी लिखा गया है कि 1 रुपीज इंडिया, और इसके बैक साइड में लिखा हुआ है जॉर्ज वी पंचम। अगर इसकी मात्रा का या वजन या मानक की बात करें तो यह 11.664 मिलीग्राम चांदी है। यानी आज अगर इस रुपए को मैं बाजार में लेके जाता हूं तो हमें लगभग 1400 रुपए के आसपास का सामान मिलता है, जबकि ये मेरा 1 रुपए। अब आपको दिखाता हूं, ये मोहर है हमारे पास, जिसको हम मोहर कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको ये नोट दिखाया, ऐसे 3 नोट यानी 15 रुपए देने के बाद हमें या तो ऐसे 15 रुपए चांदी वाला ले लें और या ये गोल्ड की मुहर ले लें। ये दोनों तरफ से आपको दिखा दे रहा हूं, ये ले लें। इसका भी वजन आपको बताएं 11.664 मिलीग्राम 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड है। लेकिन इन नेताओं की भ्रष्ट नीति, इन नेताओं का निजी स्वार्थ, इन नेताओं का अपना पेट भरना, इन सारी चीज के बीच में आम जन को आज आप देख रहे हैं किस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। मैं यह नहीं कहता कि आपको चांदी के रुपए मिलने चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि आपको सोने के रुपए मिलने चाहिए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आपके रुपए में क्रय शक्ति क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि आपके रुपए में ऐसा क्या हो गया कि उसकी क्रय शक्ति, खरीदार की जो शक्ति होती है यानी विनिमय का जो मूल्यांकन होता है, वह कम कैसे हो गया। और उस डॉलर में ऐसा क्या डाला गया है कि जिससे डॉलर का रेट आज 86.5 रुपए हो गया। यह आप में, हम में चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। इसका कारण है मध्यम वर्ग अपने काम धंधे में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। अगर वह इस तरफ निकलता है तो उसके बच्चों को कौन पालेगा। गरीब वर्ग, उनको विकलांग बना दिया गया 5 किलो राशन देके। वो चाह के भी सर नहीं उठा सकते कि अगर हम सर उठाएंगे तो हमारा 5 किलो राशन का पीला कार्ड से नाम कट जाएगा। सरकारें हमें आपको सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी, बबल गम दे रहे, हमें आपको अपाहिज बना रही। क्यों बना रही हैं? क्योंकि हमारे घर का लाइट बिल माफ कर दिया गया, बिजली बिल माफ कर दिया गया, खाने के लिए 5 किलो कनक मिल रही है, गेहूं मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। क्या करना है मुझे? ऐसी ऐसी योजनाएं बना दी है जिसका कोई औचित्य नहीं। आपके घर में बच्चे का जन्म होता है, उसको जननी सुरक्षा योजना के तहत दे दिए। यानी जो बच्चे के जन्म के बाद मां को खुराक चाहिए, उस खुराक के लिए सरकारी योजना है। 2 से 5 हजार रुपए तक आपको मिल रहा है। आपको एक आयुष्मान कार्ड बना दिया बीमारी के लिए, इलाज कराने के लिए। उसके बाद
खाने के लिए आपको दे दिया 5 किलो गेहूं राशन। उसके बाद पढ़ाई के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बना दिया। उसके बाद चूल्हे के लिए आपको गैस की सब्सिडी के नामक बीमारी दे दी। इसके अतिरिक्त ब्याह करने के लिए कन्या धनराशि, सगुन योजना, कन्यादान, इस तरीके से व्यभिचार को बढ़ाने के लिए, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक। आप जरा सोचिए, ये योजनाएं किस लिए बनाई गई? योजनाएं बुरी नहीं है, लेकिन इन योजनाओं का इंप्लीमेंट जो किया गया, यानी जिस तरीके से इसको धरातल पर लागू किया गया, वह सवाल के दायरे में है। अगर आप इस पे रिसर्च करेंगे एक एक योजनाओं पे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा घोटाला यही है। ये योजनाएं ही सबसे बड़ा घोटाला है। और इन सब के पीछे का मतलब और उद्देश्य सिर्फ आपको ये मिलेगा कि एन केन प्रकारेण आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मकान, आपकी दुकान को हथियाना। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अपने अधीन, अपना गुलाम बनाना, तो उस व्यक्ति को सारी सुविधाएं दे दीजिए और खर्च के लिए कर्ज में रुपए दे दीजिए। न वह व्यक्ति कभी काम करने को एग्री होगा, और जब काम नहीं करेगा तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होगा तो आपका कर्ज नहीं देगा, और कर्ज नहीं देगा तो उसके पास क्या होगा? अंगूठा। और वही अंगूठा लगवा करके आप उसकी प्रॉपर्टी ले लेते। इसी नीति को बैंक बहुत अच्छी तरीके से जानता है। बैंक क्या करता है, जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मूल्य ज्यादा हो और कर्ज कम, ऐसी प्रॉपर्टी बहुत धड़ल्ले से कुर्क करके, यानी जब्ती करके, उसको औने पौने दामों में बेच करके आपको रोड पे मरने के लिए मजबूर कर देता है। और हम क्या करते हैं, अगर पड़ोसी के घर में ताला बैंक लगा रहा है तो हम ऊपर से छत से खड़े होकर के नजारे देखते हैं। हमें विरोध करने के बजाय हम मजे लेते हैं। यह हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी है। हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारा देश वही देश है जिसमें हम सनातनी लोग यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यानी हम सभी के सुख की कामना करते हैं। और केवल मात्र एक विश्व में सनातनी धर्म ऐसा है जो अपने पूजा अर्चना के बाद विश्व का कल्याण होगा उद्घोष करता है। हमें यहां पे धर्म जातिवाद की बात या धर्मवाद या जातिवाद हम फैलाने नहीं आएगी। हम सिर्फ आपको अतीत में लेके चल रहे हैं कि कहां थे हम और कहां आ गए, और सरकार कहां से हमें कहां लेके आ गई। और हम मोदी योगी की भक्ति में मशहूर हैं। हमारे आपके दिमाग को, रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पे किधर डाइवर्ट कर दिया गया? संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर मिला, प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ के बाद राम जन्मभूमि का वर्षगांठ बनाने का उद्घोषण। इन सब के पीछे आप जरा सोचिए साजिश क्या चल रही। लेकिन न कोई मीडिया बता रहा है, न कोई पत्रकार बता रहा है, न ही कोई सांसद इस मुद्दे को लेकर संसद भवन में हंगामा कर रहा है। और तो छोड़िए, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी इस पर चुप्पी साधे हुए। और हमें क्या बताया जाता है कि रिजर्व बैंक ने इतना सोना बाहर से खरीद लिया। अरे बाहर से क्या खरीद लिया? हमारा ही सोना
गया हुआ अगर उसको थोड़ा सा वापस आ गया तो यह कौन सी बहुत बड़ी तीर मार दी। लेकिन हमें आपको उस चीज को इस तरीके से परोसा जाता है कि हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करने लगते हैं। आज हमें आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये जो इतना बड़ा हमारे देश के साथ 140 करोड़ जनसंख्या के साथ जो इतना बड़ा छल किया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। लेकिन न हम कुछ बोल पा रहे हैं, न आप कुछ बोल पा रहे हैं, मौन स्वीकृति लिए बैठे हुए। क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि हम लोग सरकार की निगाह में एक संख्या मात्र है, और वो संख्या क्या है? 0। इस सब से निकलने के लिए हमें ईवीएम से विरोध करना होगा। आप और हम ये सोचते हैं कि हम लोग जो अपना वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उसी वोटिंग से हमारे आपके एमपी, सांसद, एमएलए, विधायक बन रहे हैं। लेकिन कम से कम अभी हाल के हुए 4 चुनाव से तो आपको ये समझ जाने की आवश्यकता है किस तरीके से आपके वोटों का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। अभी दिल्ली के इलेक्शन की बात करते हैं। आज दिल्ली की इलेक्शन में सारे बिजी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, या जो भी पार्टियां हैं, सभी दिल्ली की इलेक्शन में बिजी है। और उधर रुपया नीचे, अब तक के सबसे बुरे दौर में अगर ये कहें कि वो अंतिम सांसें गिर रहा है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब आप ये देखिए हमारे आपके साथ कितना बड़ा ये धोखा हो रहा है। एक तरफ तो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है पर्यटन स्थल प्रयागराज, जो कभी तीर्थराज प्रयागराज के नाम से जाना जाता था, उसको इन्होंने पर्यटन स्थल कर दिया। उसके बाद संभल, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन, यानी आम जन का दिमाग को इस तरफ नहीं आने देना है। और जब से ये संभल मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाने का इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा, तब से अब तक आपको जानकर हैरानी होगी कि रुपया 5 बढ़ गया, यानी डॉलर 5 रुपए बढ़ गया। आप नेट पे सर्च कर लेना कि जब ये संभल कांड हुआ, संभल का इन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर निकाला, उस समय आपका डॉलर 82.5 रुपए था, 82 रुपए 50 पैसे। और प्रयाग आते आते आज 86 रुपए 50 पैसे पे आ गए, यानी मोटी मोटा 5 रुपए का इजाफा डॉलर कर गया। यह वो गणित है कि अगर आप भारत से 86.5 किलो सोना लेके जाते हो अमेरिका, तो 1 किलो बनेगा, और अमेरिका से वही सोना 1 किलो लेके आओ तो भारत में 86.5 किलो बन जाएगा। आखिर ऐसा क्या है जादुई आंकड़ा? यह आपको हमें बारीकी से समझने की आवश्यकता है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि जनवरी के आज 15 जनवरी हो गई, लगभग आधा जनवरी आपका जा चुका है, और बैंकिंग सेक्टर में इस 3 महीने को जनवरी, फरवरी और मार्च को JFM कहते हैं। इस जनवरी, फरवरी और मार्च में आप देखेंगे तो अखबारों में एक एक पेज के ऊपर सैकड़ों लोगों की जमीनों का, मकानों का, दुकानों का नीलामी का नोटिस आपको मिलेगा, निविदा जिसको कहते हैं। इस जगह में होगा, गांव के गांव नीलाम होने के कागार पे।
किसान धरने पे बैठा हुआ, मजदूर दिहाड़ी कर रहा है, नेता अपनी नेतागिरी में मस्त है, तो हमारे देश का होगा क्या? कौन बनेगा इस देश का मां बाप? जिस पर भी हमने विश्वास किया उसी ने ही हमें धोखा दिया। पार्टी कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन हमें 1947 से लेके आज तक धोखा ही मिला। और इतिहास स्वयं को दोहराता है, ऐसा हमने बुजुर्गों से सुना। मुझे लगता है कि 1857 की पुनरावृत्ति जल्दी होने वाली है। आज हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, हर गरीब आदमी मर रहा है, मध्यम वर्ग मर रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, और जिंदा है तो कौन? नेता। लेकिन उनके जमीर मरे हुए, नेताओं के जमीर मरे हुए, क्योंकि इन्होंने यहूदियों को स्वीकार कर लिया, उनकी गुलामी को स्वीकार कर लिया। दिखाते तो कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और। अब हमें आपको अपने आप को बचाने के लिए करना क्या? हमें आपको बचाने के लिए दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि जन बल की आवश्यकता है। हम सभी एकत्रित हों और सवाल पूछें। हमें यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम कुर्सी पे उसी को बैठाएंगे जो हमारे लिए काम करे। हम कुर्सी पे उसको नहीं बैठाएंगे जो हमें दिखाए तो कुछ और देश को ही बेच दे। याद रखिए कि विकल्प आपके पास कुछ नहीं। अगर आप ये कहें कि बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ला दे, कांग्रेस हमें कुछ राहत देगी, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। कांग्रेस बीजेपी को हटा करके केजरीवाल को ला दे, कोई राहत देगा, तो उससे बड़ी भूल। इसलिए आपको एकत्रित होकर के अपनी कमान को खुद को संभालना। दूसरा रास्ता यह है कि आपको खुद को इतना जागरूक होना होगा कि आप अपने आप को सवाल जवाब देने के काबिल बनाएं। कोई बैंक हो या कोई अफसर, जो भी आपकी संपत्ति के ऊपर उंगली उठाए, आपको दम होना चाहिए कि उसकी उंगली किस तरीके से नीचे करेंगे। कानून से करेंगे, बातचीत से करेंगे, या फिर और कोई रास्ता, या आपको डिजाइन करना है। लेकिन आपको अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी संपत्ति की रक्षा का दायित्व आपका है। वह दायित्व किसी राजू मिश्रा का नहीं, क्योंकि जब आप संघर्ष करेंगे तभी आप कुछ हासिल करेंगे। अगर आप इस तरीके से सोचे कि आपको सरकार कोई राहत देगी, तो यह आप भूल कर भी ना सोचें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आखिर में आपको यही कहूंगा कि जो ये JFM बैंकों का सत्र चल रहा है, इससे आप सावधान हो। अपनी जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज के ऊपर नजर रखें। उस कर्ज में बैंक आगे आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है विधिक रूप से, क्योंकि ये बैंक जो है अपनी चाल में आपको फंसाकर बखूबी आपका दोहन कर रहे हैं और आप करवा रहे हैं। यह सारी चीजें आपको अपने मस्तिष्क में रखना। आप अगर हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो 94 684
77 951 पर आप व्हाट्सएप और मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था आपको उचित सलाह मार्गदर्शन दे सकती है। बस इसी के साथ दोस्तों आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।